हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 26 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ने पैनल गठित किया किस चीज़ को लेकर, मनरेगा की एफिकेसी के एनालिसिस को लेकर, या मनरेगा जो स्कीम है कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है स्टेट्स के अंदर, इसी को लेकर एनालिसिस करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक पैनल बनाया गया है। और इस पैनल के अंदर कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाएगा। सबसे पहले बताया गया कि देश में जो गरीब राज्य हैं, जहां पर इकोनॉमिक कंडीशन या कह सकते हैं कि जो पावर्टी रेशियो है वो ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उन्होंने कहीं ना कहीं स्कीम को ऑप्टिमली यूज़ नहीं किया किस चीज़ को लेकर, पावर्टी को एलिवेट करने के लिए। इस स्कीम का एक मकसद ये भी था कहीं ना कहीं कि लोगों के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आए और उसके बाद जो पावर्टी की कंडीशन है या गरीबी रेखा से बाहर वो अपने आप को निकाले। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अनसक्सेसफुल रही अभी तक स्कीम इन पर्टिकुलर राज्यों में। लेकिन केरल जैसे राज्य ने इस स्कीम का यूज़ किया है एसेट क्रिएशन करने के लिए, यानी संपत्ति को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि मनरेगा का प्रॉपर यूज़ करें तो उससे किस तरीके से एसेट जनरेट होती है, उस पर इन्होंने अच्छा खासा फोकस किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को लेकर एक कमेटी गठित की है जो रिव्यू करेगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को, किस चीज़ को लेकर कि इसकी एफिकेसी कितनी, इफेक्टिव कितनी रही है ये स्कीम, खासकर पावर्टी एलिवेशन टूल के रूप में। यानी एक तरीके से गरीबी रेखा को गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपग्रेड करने के लिए, या कहीं ना कहीं गरीबी हटाने के लिए लोगों के अंदर इकोनॉमिक इनकम जो जनरेट करने में कितना हेल्पफुल रही है, तो उसी की एफिकेसी को लेकर या उसके इफेक्ट को लेकर ये स्कीम एक तरीके से कमेटी एनालिसिस करी गई है या कमेटी गठित करी गई है। और ये कमेटी जो है वो हेड की जाएगी अमरजीत सिन्हा है, ये फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया सबसे पहले कि मनरेगा के बारे में बताया गया 2005 में एक कानून बना था जिसमें 100 डेज की अनस्किल्ड वर्क, यानी एक तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं, उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। और उसके लिए 15.51 करोड़ यानी लगभग 15.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अभी मनरेगा के अंदर अपने आप को जिन्होंने एनरोल्ड किया है। ये कमेटी एनालिसिस करेगी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जब कोई काम की डिमांड बढ़ती है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर का ट्रेंड क्या है, इंटरेस्ट रेट में क्या वेरिएशन है, और इसके में वर्क के कॉम्पोजिशन के किस तरीके से फैक्टर्स हैं, उन सब चीज़ों को एनालिसिस किया जाएगा। और जब मनरेगा लॉन्च करी गई थी तो एक मकसद ये भी था कि पावर्टी एलिवेशन इंस्ट्रूमेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ये इसके थ्रू जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें ये प्रॉपर, यानी जब ये स्कीम लॉन्च करी गई थी तो इंटेंशन था पावर्टी एलिवेशन करेगी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क और वेजेस क्रिएट किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहाँ पर अगर हम देखते हैं हायर लेवल ऑफ पावर्टी है, उस स्कीम के ऑप्टिमल यूज़ को लेकर कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। 2015 में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने क्रिटिसिज्म भी किया था ओपोजिशन पार्टीज़ का कि आज के टाइम पे अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में लोग मजबूर हैं एक तरीके से गड्ढे खोदने के लिए, तो ये हमारी एक तरीके से फेलियर है। हालांकि बहुत सारे जो एक तरीके से इकोनॉमिस्ट रहे या एनालिसिस्ट रहे, उन्होंने कहा जैसे कि ये जो स्कीम है ये इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट की तरह है जिसमें एक गरीब व्यक्ति को उसकी गरीबी से हटाना या एक तरीके से इस तरह के एफर्ट्स किए जाते हैं कि गरीबी ख़त्म कर देंगे, तो ये इनएफिशिएंट सी चीज़ें हैं। ओवरऑल मनरेगा को लेकर एक एनालिसिस करना है कि प्रॉपर इंटरेस्ट रेट वेरिएशन क्या है, कितनी इफेक्टिव स्कीम हो रही है पावर्टी एलिवेशन में, और जो 2005 में एक्ट के थ्रू टारगेट रखा गया था उसमें अचीव करने में कितनी ज़्यादा ये सक्सेसफुल रही है या फिर आने वाले टाइम में क्या इसमें अपग्रेडेशन किया जा सकता है, उन सब चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट, हम लोग एक दो दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि प्री बजट डिस्कशन हो रहा है, और प्री बजट डिस्कशन में सेंट्रल गवर्नमेंट में खासकर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग एरिया के जो लोग होते हैं, जिसमें इवन चीफ मिनिस्टर और अलग अलग जो है उनसे ओपिनियन लिए जाते हैं कि आप बजट को लेकर किस तरीके से चीज़ें देखते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा स्टेट के चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर से बातचीत करेगी। और इसमें कुछ राज्यों ने एक डिमांड रेज करी, वो क्या है
कि स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जो अपने रिलायंस उनकी जो एक तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि सरचार्ज और सेस लगातार इंक्रीज किया जा रहा है, इसके ऊपर निर्भरता कम करनी चाहिए ताकि स्टेट को प्रॉपर रेवेन्यू मिले। रिसेंट में यहाँ पर एक न्यूज़ आई और इस न्यूज़ के अंदर बताया गया कि जीएसटी कंपनसेशन जो है वो रिलीज़ किया गया अप्रैल से जून 2022 का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी कंपनसेशन का मतलब क्या है। जब जीएसटी एक्ट बना था लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, उसके अंदर एक क्लोज है, उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि अगर 2017 से 2022 के बीच में 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022 के बीच में अगर जीएसटी लागू होने की वजह से राज्य सरकारों को कोई नुकसान होता है या उनके रेवेन्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी और इसी कंपनसेशन के बारे में बातचीत हो रही है। और ये लास्ट क्वार्टर का यानी अप्रैल से जून जो लास्ट एक तरीके से है उसको कहीं ना कहीं रिलीज कर दिया गया। 17,000 करोड़ रुपये रिलीज किया गया। ये अमाउंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जस्ट एक याद रखिए कि कंपनसेशन का मतलब क्या था जीएसटी के मायने में या जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कशन किया कि जो सेस और सरचार्ज इन पर जो डिपेंडेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। सेस और सरचार्ज की डिपेंडेंसी रिड्यूस करने को लेकर जो स्टेट गवर्नमेंट है ऐसा क्यों बोल रही है, उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि सरचार्ज और सेस का मतलब क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले सरचार्ज और सेस में जो मेन डिफरेंस है वो आपको 3 मेन डिफरेंस देखने को मिलेंगे। पहला, सरचार्ज जो है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और ये किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सरचार्ज आपने कलेक्ट किया तो आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेस में ऐसा नहीं है। सेस जाता तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, लेकिन ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ये हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक पर्पज़ का क्या मतलब है, या कुछ सेस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा। इसके अलावा जो सरचार्ज है वो रिच और सुपर रिच कैटेगरी के जो लोग हैं उन पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उन पर लागू होता है, लेकिन सेस हर एक टैक्स पेयर पर जो है वो लागू होता है। इसके अलावा सरचार्ज के बारे में बताया गया कि सरचार्ज जो अथॉरिटी लेवी करती है एक सरचार्ज एक टोटल टैक्स अमाउंट के ऊपर ही, लेकिन सेस का जो कैलकुलेशन है ये टोटल टैक्स और सरचार्ज दोनों के बेसिस पर हो सकता है। अगर आप सेस के बारे में देखेंगे तो सेस अगर आप देखेंगे इस टाइम पे लगभग 9 तरह के सेस आपको नज़र आएंगे। और हालांकि जीएसटी ने बहुत सारे सेस को कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन फिर भी जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, सेस ऑन एक्सपोर्ट है, सेस ऑन क्रूड ऑयल है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, जीएसटी कंपनसेशन सेस है। इस तरह के सेस अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए जो सेस जो है वो लगाया जा रहा है। ये मेन डिफरेंस है सेस और सरचार्ज के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि अगेन एक बेटर फिजिकल सपोर्ट मिले रेवेन्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज़्यादा लिमिट अपनी रखती है उस कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रॉपर रेवेन्यू मिले। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिलायंस अपनी निर्भरता जो है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें सरचार्ज और सेस इन पर रिड्यूस करनी चाहिए। इसका एक ये भी होता है क्योंकि सेस और सरचार्ज को सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर नहीं करना पड़ता स्टेट गवर्नमेंट के साथ, इसलिए भी स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई इसको कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए ताकि हमें भी कुछ पैसा मिले। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया अगेन 2023-24 का जो बजट आने वाला है उसको लेकर कंसल्टेशन मीटिंग थी, इसी के दौरान यहाँ पर ये क्वेश्चन रेज किया गया। तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने एक डेटा या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी कि 2011-12 में 10.4% ग्रोस टैक्स रेवेन्यू का सेस और सरचार्ज का शेयर होता था। आज के टाइम पे ये 26.7% यानी 26.7% के आसपास हो चुका है। इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मर्ज कर देना चाहिए सेस और सरचार्ज को, और बेसिक रेट होनी चाहिए ताकि जो स्टेट है उनको लेजिटिमेट शेयर मिले एक तरीके से डिवोल्यूशन के मामले में। डिवोल्यूशन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा डिवोल्यूट होता है। जैसे जो फाइनेंस कमीशन होता है रिकमेंडेशन करता है कितना % हिस्सा जो है वो सेंटर से स्टेट गवर्नमेंट को डिवोल्यूट किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें
जो केरला के जैसे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, क्योंकि ये फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। फेडरलिज्म का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, या एक तरीके से दोनों के कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि राइट्स की रिस्पेक्ट करना, या म्यूचुअली एक साथ आगे बढ़ना, या टीम इंडिया की तरह आगे बढ़ना उसमें लागू होता है। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हमने मनरेगा के बारे में पढ़ा, जब हमने जीएसटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, हालांकि जीएसटी के बारे में यहाँ पर मेन हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने जीएसटी या इससे कनेक्टेड होकर कैसे सेस और सरचार्ज का लिंक उसके बारे में ऑब्जर्व किया। अब आप लोगों के लिए पहला सवाल है, जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी इंक्लूड नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें या अभी भी कौन कौन सी जो प्रोडक्ट है या कौन सी ऐसी मेन चीज़ें जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, उसके बारे में कमेंट करेंगे। ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट न्यूज़ वाले सेक्शन पर, और पेज नंबर 8 पर अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करेगी इलेक्शन कमीशन से, उसमें जवाब मांगा गया। ये पिटीशन बेसिकली क्या थी कि कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो अपने नाम के साथ रिलीजन के नेम को कनेक्ट करती है, तो क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल अलॉट किए जाते हैं वो सिंबल समाप्त कर देने चाहिए, या उनके जो एक तरीके से जो रजिस्ट्रेशन होता है, या रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है या अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है। पहली बात तो ये है कि रिलीजियस नेम जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो अपील को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देता है, यानी उसके अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल गेन को या ओवरऑल उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि हम इस चीज़ से सहमत नहीं, एग्री नहीं है कि इस पूरे सिनेरियो में किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल अलॉट किए गए हैं कि अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम रिलीजन के बेसिस पर है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके इम्पेक्ट करेगी, या फिर हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर दें या सिंबल को फ्रीज कर दें, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसके अलावा ये बताया गया, इलेक्शन कमीशन ने बताया गया कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इवन इंडिपेंडेंस से पहले अपने नाम को कैरी कर रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे कह सकते हैं कि इसके इम्पैक्ट को ऑब्जर्व कर लीजिए, या उनके नेम्स में इसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सिंबल जो है रिजर्व रहते हैं, जितने भी सिंबल रहे हैं वो या तो रिकग्नाइज नेशनल पार्टी होती है या स्टेट पार्टी, दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कहीं ना कहीं सिम्बलाइज किया जाता है। और नेशनल और स्टेट पार्टी के लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि अगर एक पार्टी स्टेट पार्टी है या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया जो हासिल करना पड़ेगा, उसी के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल या स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी जो वो कंसिडर की जाती है। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है, आज के टाइम पे 26 नवंबर 2022 तक देश के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस हासिल है, और वो पॉलिटिकल पार्टी है कौन कौन सी, ये भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक टॉपिक है, अगेन हम लोग कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि असम और मेघालय का जो इशू है, असम और मेघालय के बीच में हालांकि बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत पुराना है, और असम राज्य के साथ अगर आप देखेंगे, ये असम मेघालय के ठीक नॉर्थ का मैप है, असम का जिन जिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है या शेयर होता है, उनमें बहुत सारे राज्यों के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है और बहुत पुराना है। खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो ईस्टर्न साइड अगर आप देखेंगे या इसके साउथ साइड भी, वहाँ पर डिस्प्यूट अच्छा खासा देखने को मिलता है। मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट हिल है, गारो, खासी और जैंतिया हिल, और जो खासी के ठीक नॉर्थ में है बोको और लांगपियाई वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर इश्यू थोड़ा अलग भी था, ये केवल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, बॉर्डर फायरिंग का इश्यू था कि बॉर्डर पर फायरिंग हुई, जिसकी वजह से मेघालय के कई सारे सिटीजन्स की जो वो डेथ हुई। इसी कॉन्टेक्स्ट में मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि भाई ये पूरा का पूरा इशू जो वो ह्यूमन राइट्स के क्लियर कट वायलेशन का इशू है, यानी इसमें ह्यूमन राइट का ग्रे वायलेशन हुआ है। और उन्होंने कहा कि हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाएंगे ताकि जो 6 लोगों की हत्या हुई है उसको लेकर प्रॉपर एक्शन हो। इवन असम पुलिस ने भी एक तरीके से ट्रैवल एडवाइजरी रिलीज करी है, क्योंकि ये जो स्टेट है ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी है, किस चीज़ को लेकर
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर कई बार क्या होता है, जैसे असम का किसी राज्य के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, तो अगर असम वहाँ से अगर सप्लाई बंद हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत क्रिएट होती है। हालांकि इसी कॉन्टेक्स्ट में मेघालय के अंदर फ्यूल सप्लाई को फिर से रिज्यूम किया गया, इसलिए यहाँ पर बताया गया कि वोलेटाइल सिचुएशन को नज़र में रखते हुए ये इंश्योर करना कि दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो और फ्यूल सप्लाई प्रॉपर है। इवन आपको याद होगा असम और मेघालय के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ था, आई थिंक 12 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स पर इन्होंने सॉर्ट आउट भी कर लिया था। हालांकि अभी भी बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होता है और किसी भी स्टेट के लिए चैलेंजिंग होता है उसको सॉर्ट आउट करना, और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, एक तो ज्योग्राफिकल, जब भी कोई स्टेट, जब भी कोई इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस होता है तो उसमें केवल डिस्प्यूट के बारे में नहीं, उसमें हमें स्टेट की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी सीधा सीधा सवाल पूछ ले फिर वो यूपीएससी का मतलब नहीं होता। थोड़ा सा टेक्निकल और एक एनालिसिस टाइप के सवाल जो हो रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हर डायरेक्शन में हमारा एक अप्रोच क्लियर होनी चाहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन को काउंटर किया जा सके, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एक पर्सन है जिनके बारे में डिस्कस किया गया, जिनका नाम है लच्छित करके, और ये असम के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। हालांकि पर्सनली मैंने किसी किताब में, किसी बुक में इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बताया गया कि 16वीं सेंचुरी के असम के जनरल रहे हैं और इनकी एक फ़ाइट रही है कहीं ना कहीं स्लेवरी के टाइम पे ट्रेनिकल रूलर्स के अगेंस्ट में जिन्होंने इन्वेड किया था, और उस टाइम पे इन्होंने कहीं ना कहीं एक पिवटल रोल प्ले किया था असम की कल्चर को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने के लिए, और उनकी ब्रेवरी और फियरलेसनेस के लिए उनकी एक प्रॉपर आइडेंटिटी है असम के अंदर। देखो कई ऐसे हीरोज़ हैं इंडिया के अंदर जिनके बारे में बहुत ही कम लिखा गया है, जिनके बारे में मान लेते असम के ये हीरो हैं, इनके बारे में असम के लोग जानते ज़रूर होंगे, लेकिन दूसरे राज्यों के लोगों को ही पता होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो अनसीन हीरोज़ होते हैं या फिर जिनको कम रिकग्निशन मिलती है उनको प्रॉपर रिकग्निशन मिले, ताकि हर नागरिक जो है वो देश के अलग अलग पार्ट्स में रहने वाले हीरो जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है उनके बारे में जान सके, राइट। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, रिसेंट में आपको याद होगा भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गूगल पर एक फ़ाइन लगाया गया था और बड़े इश्यूज हुए थे, इसमें एंटी ट्रस्ट वाला इशू भी है। ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जो काफ़ी नाराज़ रही है गूगल से, और उसमें ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री जो बिग टेक और डिजिटल मीडिया पर कहीं ना कहीं टैक्स जो इम्पोज कर चुकी है, या मीडिया को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, और उसको लेकर सवाल भी यूपीएससी में हुआ था। ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट और इंडियन पब्लिशर ने डिस्कस किया है बिग टेक और डिजिटल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया के जो पब्लिशर है, यानी जो अलग अलग ग्रुप है, जैसे द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, एनडीटीवी, ये सारे, तो इन्होंने बेसिकली अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया है कि बिग टेक जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी होती है, गूगल या इस तरह की जो भी है, डिजिटल मीडिया के रिलेशन को लेकर, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो डोमिनेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली वो कंट्री है जिन्होंने टैक्स इम्पोज किया था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थी। और अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये न्यूज़ मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड एक्ट 2021। बहुत सिंपल सा था कि डिजिटल मीडिया जो रेवेन्यू जनरेशन करती है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है प्रिंट मीडिया पर, किसी भी कंट्री के रेवेन्यू पर। अगर रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं तो एक लेजिटिमेट जो हिस्सा है उनको शेयर करना पड़ेगा, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप हमारे देश से पैसा जनरेट कर रहे हैं तो भाई उसका हिस्सा जो है हमें आप दें, उसके बाद आप जनरेट करें, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप पैसा जनरेट करेंगे और अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है। हालांकि काफ़ी नाराज़ हुए, फिर बाद में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट पेज नंबर 10 पर, और पेज नंबर 10 पे सबसे पहले एक रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन करी गई है। इस टाइम पे अगर आप किसी कंट्री के बारे में लगातार डिस्कस देखते हैं तो वो होगी यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन। हमने कई बार देखा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता है, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस किया जा रहा है कि इंडियन रिसीव करते हैं सबसे ज़्यादा शेयर किसको लेकर, वर्क वीज़ा के मामले में, खासकर यूनाइटेड किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में 39% जो इस तरह की वीज़ा है
इंडियन नेशनल को हर साल रिलीज़ किए गए या 39% जो है एक साल के एंड में रिलीज़ किए गए 2022 तक। ये डेटा जो एनालिसिस करता है कि इंडियन नेशनल जो है टोटल जो वर्क वीज़ा इशू किए गए यूके के द्वारा उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया टोटल 1,45,000 से ऊपर जो है वर्क वीज़ा इश्यूज़ किए गए। इसके बाद इंडिया ने रिसीव किए हैं कह सकते हैं कि इसमें से 56,000 यानी लगभग अगर आप देखेंगे 1/3 से ज़्यादा हिस्सेदारी केवल इंडिया की है। इसके अलावा इंडिया के अलावा फिलीपींस, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट, ये जो कंट्री वो लगा वीज़ा सीकिंग कंट्रीज़ में से एक आती है। ये डिमांड इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ी क्योंकि एक तो पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी पूरी दुनिया में, और इंडियंस की जो कहीं ना कहीं डोमिनेंस है, चाहे वो स्किल वर्कर के मामले में हो, जहाँ पर यूके के अंदर इंडिया, यूनाइटेड स्टेट और साउथ अफ्रीका से आगे है। स्किल वर्कर खासकर वीज़ा जो के मामले में बात करते हैं तो इसमें भारत का शेयर जो है 33% है, अमेरिका 6 और साउथ अफ्रीका जो 4। स्किल वर्कर में अगर आप हेल्थ कैटेगरी में देखेंगे तो 36% हिस्सेदारी है। इसके अलावा नाइजीरिया, जिम्बाब्वियन नेशनल्स का भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा इंडिया के जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनका भी नंबर आप देखेंगे 1,27,731 लोगों में से 93,470 लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। और आने वाले टाइम में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसमें और ज़्यादा ये स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। इसी चीज़ को लेकर यूके के कुछ लोग नाराज़ भी रहते हैं, इवन कुछ मिनिस्टर्स क्लेम भी करते हैं कि इंडिया के जो नागरिक हैं वो हमारे यहाँ पर आते हैं वीज़ा पर, लेकिन वो ओवर स्टे करने लगते हैं। ओवर स्टे का मतलब है कि भाई 10 दिन का वीज़ा हो और 15 दिन रह जाए। हालांकि ये हमारा थोड़ा ट्रेडिशन में भी मान सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कई रिलेटिव आते 2 दिन के लिए और रहते 5 दिन के लिए। खैर वो कनेक्टेड होती है एक तरीके से कल्चरल चीज़ें। हालांकि लीगली ये चीज़ें अलाउड नहीं होती कि अगर आपको किसी कंट्री का वीज़ा 10 दिन का दिया जाता है, आप 15 दिन रहेंगे तो भाई आपके अगेंस्ट एक्शन भी होगी और आपको ज़बरदस्ती जो है वो भेजा भी जा सकता है ना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ आती है हिंदी मीडिया में खासकर, और उसमें लिखा होगा जैसे अभी शादियों का सीज़न होगा तो कई जो दूल्हे होते हैं वो ड्रिंक करते हैं, तो फिर वो दुल्हन नाराज़ हो जाती है और फिर उसमें न्यूज़ आती है कि बेरंग लौटी बारात, यानी बिना दुल्हन के लौटी बारात। इस तरह की न्यूज़ भी काफ़ी पॉपुलर होती है। तो ये चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया किस तरीके से इंटरकनेक्टेड होती है इस तरह की चीज़ों को लेकर। इसके बाद वर्ल्ड अफेयर में दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है वो ऑब्जर्व करती है, हालांकि हमने इसके बारे में ऑलरेडी बताया भी है कि तालिबान रूल में अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में एनालिसिस किया गया। अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने सत्ता पर कब्जा किया है या फोर्सफुली कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को डिस्प्लेस किया है और उसके बाद सरकार बनाई है। इवन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस दौरान जो इन्होंने सत्ता काबिज की 2021 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है 1 साल से अधिक का हो चुका है समय, और इस दौरान एक जो चीज़ ये कर रहे हैं वो है वुमेन्स के जो राइट्स है उसको पूरी तरीके से सप्रेस कर रहे हैं। इनकी फ्रीडम को लेकर, एजुकेशन को लेकर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। और तालिबान का जो ट्रीटमेंट है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहीं ना कहीं ह्यूमनिटी के अगेंस्ट क्राइम है। एक महिला को आप बेसिक राइट से डिप्राइव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन में नहीं हो सकती, आप काम नहीं कर सकते, आपको ऊपर रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे कि आप एक कदम बाहर रखेंगे तब भी आपको पूछकर जो है चलना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमनिटी के अगेंस्ट है, न केवल रिलीजन के मामले में, ये ह्यूमनिटी के अगेंस्ट ये चीज़ें भी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें ये कहीं ना कहीं जेंडर प्रोसिक्यूशन ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तरफ आपने पुरुष और दूसरी तरफ उसके बहुत पीछे खड़ा कर दिया है महिलाओं को, या इक्वल स्टेटस होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं ही नज़र नहीं आती। इवन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इनका वुमेन डिपार्टमेंट है या महिला विभाग है उसको भी पुरुष संभालता है। तो इससे पता चलता है कितना ज़्यादा ये नैरो माइंडेड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि तालिबान के द्वारा सरकार बनाने में और सरकार चलाने में डिफरेंस होता है। सरकार बनाना या फोर्सफुली आपने एक तरीके से गद्दी पर कब्जा कर लिया वो एक अलग चीज़ है। सरकार चलाने के लिए आपको चाहिए पैसा। पैसा जनरेट होता है कई सारी चीज़ों से। पहला, आपका पूरी दुनिया के साथ रिलेशन कैसा है, किसी भी कंट्री ने रिकग्नाइज नहीं किया। सेकंड, जनरेट होता है
कि आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। जब तक आप प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे इन्वेस्टमेंट के नाम पर, चाइना के 4 लोग यहाँ पर घूम कर जाएंगे और वापस चले जाएंगे। इसके अलावा जो थर्ड कंट्री होती है, मैंने कई बार बताया कि आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहाँ जहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ वहाँ पर टेररिज्म का भी राइज होता है और दुनिया भर के टेररिस्ट के जो कह सकते हैं ग्रुप है वो यहाँ पर लगातार एक्टिव है। ये बंदूक उठा लेने से कोई कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल नहीं हो जाएगी, उसके लिए पॉलिटिकली स्टेबल होना पड़ेगा, वुमेन्स को राइट देने पड़ेंगे अगर आपको एक्चुअल में डेवलपमेंट करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पेज पे कुछ न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर लगातार एक गुस्सा हो रहा है और लोगों में, भले ही मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाइना ने कर लिया हो, लेकिन एक पर्सन की लिमिट है। आप उसको कहीं ना कहीं पीट सकते हो, मार सकते हो। एक जगह पर आपने बंद कर रखा है तो उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में ज़बरदस्ती जो कोविड-19 के नाम पे लॉकडाउन लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे भारत के अंदर भी जब हमने, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी अगर आप सही से कैलकुलेट करेंगे तो चाइना से पहले ही हम बहुत क्रॉस कर चुके होंगे, हालांकि आने वाले टाइम में ऑफिशियली भी क्रॉस कर जाएंगे। इंडिया के अंदर जब लॉकडाउन लगा था तो हमने भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया था, लेकिन लॉकडाउन एक रिस्ट्रिक्टेड पीरियड के लिए था। बाद में गवर्नमेंट्स ने एनालिसिस किया कि लॉकडाउन प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, आप हेल्थ मेजर्स लीजिए, मास्क लगाइए या थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन करिए। और दूसरा ये भी है, मुझे लगता है कि अगर आप कहीं ना कहीं लोगों को एक जगह बंद कर देते हैं तो जितना ज़्यादा वो कोरोना से इतना इम्पेक्ट नहीं होंगे जितना वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम फेस करेंगे। और दुनिया में साइकेट्रिस्ट की कमी है, यानी हेल्थ में अलग डिजीज़ के तो डॉक्टर मिल जाएंगे लेकिन साइकेट्रिस्ट बहुत कम है और आने वाले टाइम में साइकेट्रिस्ट का नंबर भी इंक्रीज होने वाला है, राइट। इसके बाद लास्ट पेज है बिजनेस या इकोनॉमी का पेज और इसमें सबसे पहले बताया गया इरडा के द्वारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या कर रही है, अलाउ कर रही है पीई के मामले में, यानी ताकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया जा सके इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर डायरेक्टली। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी चाहता है कि इसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, खासकर काम करने के जो प्रोसीजर उसको स्मूथ किया जाए। इसके अलावा 26% तक स्टेक को डायल्यूट करना और सबऑर्डिनेट डेट सेंस जो अप्रूवल किए गए इसके बारे में डिस्कस करता है। रेगुलेटर जो है वो इन्वेस्टमेंट को ईज कर रहे हैं और कैपिटल नॉर्म्स खासकर इंश्योरेंस सेक्टर के मामले में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा 3,500 करोड़ रुपए का एक एडिशनल एक्सेस के बारे में हो, 50% की जो लिमिट लगाई गई उसके बारे में हो, या फिर कॉरपोरेट एजेंट को लेकर हो, इसके बारे में डिस्कस किया गया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, सेबी हो, आरबीआई हो, ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है इनके अपने मायने होते हैं। और इंश्योरेंस में अगर आप इंश्योरेंस के अंदर हो या फिर इन्वेस्टमेंट में जो एफडीआई हो, उनमें आप देखेंगे ये नंबर्स होते हैं 26%, 24%, 49%, 74%, 100%। और एफडीआई में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक तरीके से चीज़ें होती है, या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रूट के थ्रू अप्रूव हो रहा है या फिर अप्रूवल रूट चाहिए। यानी एक एफडीआई होती है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती इतनी, एक होती है आपको प्रॉपर आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और कुछ सेक्टर के अंदर वो आज भी है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी न्यूज़ और आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर को रैशनलाइजेशन करने पर काम करेगी, और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी डिस्कस है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रैशनलाइजेशन करना। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया करंटली 10% के आसपास ये है, इसको कहीं ना कहीं रैशनलाइजेशन करना ताकि इसके बेनिफिट आपको देखने को मिले। और इसको लेकर अनाउंसमेंट जो है 2023-24 के बजट के अंदर किया जा सकता है। भारत सरकार कोशिश कर रही है आने वाले टाइम में कि टैक्स स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके ताकि इसके बेनिफिट भी हो, और जो जिस पर्पज़ के लिए टैक्स लगाया जाता है वो पर्पज़ भी कहीं ना कहीं हासिल हो। इसके अलावा इंडिया और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, इनके बीच में डिस्कशन हुआ किस चीज़ को लेकर, रुपी और द्रम में ट्रेड करने को लेकर। रुपी इंडियन करेंसी है और यूएई की जो करेंसी होगी द्रम, इसके बीच में ट्रेड करने को लेकर, या बायलैटरल ट्रेड में डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा रिड्यूस करना। और ट्रेड अगर स्मूथ होता है या एक दूसरे की करेंसी में होता है तो इसके कई सारे बेनिफिट होंगे, और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा
कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व यानी हमने फॉरेक्स रिजर्व को जो प्रिजर्व करके रखा है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, $100 बिलियन का टारगेट रखा है, उसको अचीव करने में भी जो हेल्प मिलेगी। इंडिया बड़ी संख्या में यूएई से भी तेल खरीदता है तो उस सिनेरियो में भी हेल्प मिलेगी। आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, अभी हमने अगर मैं देखा होगा फॉरेन अफेयर के मामले में तो एक कंट्री कंटिन्यू न्यूज़ में रहती है, अफ़गानिस्तान। आप अफ़गानिस्तान को ऑब्जर्व करिए और अफ़गानिस्तान की नेबरिंग कंट्री को ज्योग्राफिकली लोकेट करके उसके बारे में नीचे कमेंट करेंगे कि किन किन कंट्री से इसकी बाउंड्री जो है वो लगती है। इसके अलावा मैं आपको रिपीट कर दूं कि 2021 में 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ, सॉरी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अफ़गानिस्तान को लेकर सवाल हुआ था, ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर। तो इस तरह के सवाल होंगे और डेफिनेटली उस पर काम भी करना है, ठीक है। तो फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।